हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा न्यू चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। अभी 3 क्लासेस में हमने क्या चैप्टर क्लिक किया था, ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी हमारा पूरा हो गया है, जो आपको ज़्यादातर कहीं आपको मिलेगा भी नहीं क्योंकि इस चैप्टर को कोई पढ़ाता नहीं है, हमने पढ़ाया है आपको। अब न्यू चैप्टर स्टार्ट हो जिससे ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं और वही हमारी ह्यूमन बॉडी का या फिर हमारे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का जो बायोलॉजी में बेस है चैप्टर, वो कौन सा हमारा सेल। तो आज हम क्या स्टार्ट करेंगे, सेल वाला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो आज हमारी 4th क्लास है। जो भी बच्चे हमारे पीसीएस की तैयारी करें, कोई सा भी स्टेट हो आपका, उसके लिए हमारी बायोलॉजी हम चला रहे हैं। और यूपीएससी के लिए भी हमारी बायोलॉजी है और साथ में आरओ की जो भी तैयारी करें उनके लिए भी हमारी बायो की क्लास है पूरी। ठीक है, तो आपको पूरा चैप्टर मिलेगा। हमने पूरा पहले क्लास में हमने किया था कि हमारा सिलेबस क्या है, फिर हमने एक हमारी यूनिट पूरी हो गई है हमारे ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। अब न्यू चैप्टर स्टार्ट हो रहा है सेल, तो अच्छे से हम करते हैं सेल। पहले हम देख लेते हैं कि सेल में हम पढ़ेंगे क्या, ताकि आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया लग जाए, ताकि आप फिर आपको इंटरेस्ट भी है कि हाँ हमने सेल पढ़ लिया। फिर उसके बाद सेल के बारे में कौन कितने टाइप हो गए, फिर उनके भी सेल के अंदर भी कितने और सेल्स होते हैं उसके टाइप्स, एक बार थोड़ा थोड़ा मैं आपको डिस्क्रिप्शन दे देती हूँ। फिर हम क्या करेंगे, फिर हम इसकी थ्योरी पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे आज सेल कि सेल क्या होती है हमारे यहाँ, क्योंकि सेल ये पता होना चाहिए ना। जब तक ये चीज़ हमें पता ही नहीं है तो हम ह्यूमन के फिजियोलॉजी होगी, एनाटॉमी होगी, कोई भी एनिमल की हम फिजियोलॉजी एनाटॉमी को अच्छे से क्या नहीं कर पाएंगे, समझ ही नहीं पाएंगे। तो इसलिए सबसे पहले अगर हमें घर बनाना है तो घर बनाने के लिए हमें क्या लानी पड़ेगी, ईंटें लानी पड़ेगी। फिर हमें क्या सीमेंट लानी पड़ेगी ईंटों को जोड़ने के लिए है। तो ऐसे हमें पूरी बायोलॉजी को समझने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, सेल वर्ड यानी इसको समझना पड़ेगा। तो पहले पढ़ेंगे हम सेल क्या होता है, फिर हम इसके टाइप्स पढ़ेंगे। ठीक है, कि सेल के हमारे टाइप्स कितने हैं। ठीक है, कितने टाइप्स होते हैं, 2 टाइप्स होते हैं, वो पढ़ेंगे हम। ठीक है, फिर इन दोनों टाइप्स के हमारे आगे इन जो सेल्स होती है हमारी प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल क्या होती है, और यूकैरियोटिक सेल के बारे में पढ़ेंगे हम। और ये भी किससे मिलके बनी होती है उसके बारे में पढ़ेंगे। जैसे हम घर में क्या करते हैं, रूम बनाते हैं, पहले कमरा बनाते हैं, पूरी ईंटों से क्या बन गया, हमारा कमरा बन गया। पर उस कमरे में क्या करते हैं हम, सजाने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, सामान तो होना चाहिए ना। कुछ कमरे तो हमारे घर में क्या होते हैं, एकदम कुछ नहीं होता, कुछ में क्या होता है हम जहाँ हम रहते हैं वहाँ पर अच्छे से उसको सजा के रखते हैं। तो वही उसी टाइप से हम क्या पढ़ेंगे, हम सेल्स के टाइप्स पढ़ेंगे कि यूकैरियोटिक सेल में क्या होगा, हमारे प्रोकैरियोटिक सेल में क्या होगा हमारे। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, हमारे ऑर्गेनेल्स का जो डिफरेंस है वो पढ़ेंगे कि एक आपके घर का एक कमरा दूसरे कमरे से कैसे अलग होता है। तो वही हमारे प्रोकैरियोटिक सेल यूकैरियोटिक सेल को कैसे अलग करती है, वो हमारे ऑर्गेनेल्स आएंगे, वो हमारे इनमें क्या करते हैं, अलग करते हैं। जैसे आपको घर का सामान अलग अलग करता है ना दोनों कमरों को, कि कोई तो रूम बैठने के लिए आपको, कोई सोने के लिए, कोई जैसे किचन खाने के लिए, वैसे ही हमारे सेल के अंदर इन दोनों सेल में हमारे ऑर्गेनेल्स होंगे, वो इनको डिफ्रेंशिएट करेंगे कि हमारी प्रोकैरियोटिक सेल क्या होती है, यूकैरियोटिक सेल क्या होती है। ठीक है, इसमें बहुत सारे हमारे ऑर्गेनेल्स आएंगे, वो मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि एक बार आपको पता चल जाएगा ना इस चैप्टर में ज़्यादा कुछ नहीं, मतलब सेल पढ़ लेंगे, फिर प्रोकैरियोटिक पढ़ लेंगे, यूकैरियोटिक पढ़ लेंगे, फिर जो ऑर्गेनेल्स हैं उनको पढ़ लेंगे, उनके थोड़े थोड़े फंक्शन पढ़ लेंगे, जिनसे ज़्यादातर क्या आते हैं, क्वेश्चन आते हैं। इतना ईजी सा सबसे ईजी चैप्टर अगर बायोलॉजी में माने तो सेल है। अगर ये समझ में आ गया तो आपको बायोलॉजी मतलब 10 to 20% समझ में आ जाए, पूरी तो नहीं आ सकती, क्योंकि पूरा तो आप अगर MBBS भी कर रहे होंगे तो भी मुझे लगता है तब भी नहीं आएगी आपको। ठीक है, तो आप मतलब बेस आपको समझ में आ जाएगा बायोलॉजी का, तो जो हमारे आगे काम आएगा। ठीक है, तो इसमें फिर हम ऑर्गेनेल्स में क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ लेंगे भाई, पहले साइटोप्लाज्म पढ़ेंगे, हैं क्या पढ़ेंगे, साइटोप्लाज्म चाहिए। फिर हम क्या पढ़ेंगे, फिर हम जो कॉमन कॉमन है वो हो गया राइबोसोम पढ़ेंगे हम। फिर हम क्या पढ़ेंगे, सेल मेम्ब्रेन पढ़ेंगे, सेल वॉल पढ़ेंगे इसमें हम। फिर हम पढ़ेंगे माइटोकॉन्ड्रिया, जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिस पोर्शन पे, वो हो गया माइटोकॉन्ड्रिया, पूरा लिख देती हूँ मैं। फिर हम पढ़ेंगे गोल्जी बॉडी, फिर हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, फिर हमारे लाइसोसोम। ये हमारे मेनली जो ऑर्गेनेल पूछे जाते हैं। फिर हमारा एक और बता देते हैं, 9 नंबर है वैक्यूल। ठीक है,
ज़्यादातर इन्हीं से क्या पूछा जाता है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, यही ज़्यादातर हमारे क्या होता है एक सेल के अंदर होते हैं। चाहे वो सेल कौन से भी हो सकते हैं, आपके ब्लड की सेल हो सकती है, आपकी लीवर की सेल हो सकती है, आपकी किडनी की सेल हो सकती है। हमारे सेल के भी क्या अंदर जाते जाएंगे हम, टाइप्स होते हैं। आप नॉर्मल एक सेल पढ़ोगे, फिर उसमें भी सेल्स की क्या होते हैं, आरबीसी की अलग हो जाएगी, हमारी डब्ल्यूबीसी सेल अलग हो जाएगी, प्लेलेट्स की अलग होगी, वो अलग अलग जितने भी टाइप की सेल्स है, वो जब हम टिश्यू वाला चैप्टर पढ़ेंगे उसमें हमारे डिफरेंट टाइप ऑफ सेल आएगी, उसमें हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले सेल के अंदर क्या होता है, फिर जो अलग अलग काम करेगी सेल, उसके हम फंक्शन के बेस पे उसको क्या कर देंगे, डिफ्रेंशिएट कर देंगे। ठीक है, तो हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो सेल वर्ड है किसने दिया था भाई, किसके दिमाग में चला कि सेल क्या है, तो हमारे सबसे पहले साइंटिस्ट आए थे रॉबर्ट हुक जी। उन्होंने एक दिन बैठे बैठे क्या सोचा कि सेल है, हम बने किससे, तो उन्होंने क्या सोचा, एक उन्होंने ट्री देखा। कौन सा ट्री देखा था, ओक का ट्री देखा। किसने भाई, हमारे रॉबर्ट हुक जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने ओक ट्री को देखा। उन्होंने ओक ट्री को क्या देखा भाई, उनकी जो सेल वॉल होती है ना, जो हमारे ओक ट्री की क्या देखी उन्होंने, जो बार्क होती है, आप जिसको क्या बोलते हो, जो बारीक कवर होती है ना, प्लांट की खाल बोलते हो जिसको आप, एनिमल की तो खाल होती है, वैसे एनिमल्स जो प्लांट्स में जो आप बाहरी कवर होती है वो उसको बोलते हैं बार्क। तो किसने देखी, रॉबर्ट हुक ने हमारे बार्क देखी। तो उन्होंने किससे देखा, ऐसे तो है नहीं कि हम हमारे सेल को, जैसे आप अपने हाथ को देखो तो इसमें क्या सेल्स तो काफ़ी, पर आप डिफाइन कर पाओगे इसमें कौन सी सेल है। इसमें क्या हो गया, आपकी ब्लड सेल भी, आपकी नर्व सेल भी है, इसमें आपके बहुत सारे सेल्स है, पर आप डिफ्रेंशिएट भी नहीं कर पाओगे और देख भी नहीं पाओगे कि कौन सी सेल है। तो इस चीज़ को डिफाइन करने के लिए उन्हें पता चला कि उन्होंने क्या देखा कि एक माइक्रोस्कोप लिया, माइक्रोस्कोप में उन्होंने एक जाली, जैसे आप, हमने कहा एपीकल्चर पढ़ा था ना, क्या पढ़ा था, एपीकल्चर में क्या होता है भाई, जब मधुमक्खी का पालन करते हैं उसमें क्या होता है, ऐसे छत्ता होता है। मधुमक्खी बिना छत्ते के तो क्या नहीं करती, ग्रोथ तो करती नहीं, तो ऐसे उसमें क्या करे उसको, उसमें उनको ऐसे सेल्स में क्या दिखे, वो जो उन्होंने ओक ट्री की जो बार्क देखी थी उसमें उनको ऐसी टाइप की दिखी। तो ये किसका देखा, जैसा लग रहा है आपको, हनी बी का जो छत्ता होता है उसके जैसे इसकी स्ट्रक्चर दिखी उनको, किसकी जैसी स्ट्रक्चर, हनी बी की जैसी उनको स्ट्रक्चर दिखी। कौन सा साइंटिस्ट था हमारा, रॉबर्ट हुक जी। मैं किस साइंटिस्ट की बात कर रहे हैं, साइंटिस्ट का नाम तो लिख ही देती हूँ, वैसे आपको पूरा इसमें इंफॉर्मेशन मिलेगी, आप चिंता ना करें। ठीक है, रॉबर्ट हुक ने क्या देखा भाई, ओक ट्री में देखा, उन्होंने क्या देखा था, एक उन्होंने सेल देखी। जो सेल देखी थी कौन सी थी भाई, ये जो उनको दिखा, ये सारी जो बार्क होती है, जो हमारे ट्री के जो आउटर एरिया, वो क्या होता है, डेड पोर्शन होता है। तो उन्होंने जो देखी थी सेल, जो देखी उन्होंने, सबसे पहले जो हमें सेल पता चली वो कौन सी सेल थी, डेड सेल थी। और किसने देखी थी, हमारे रॉबर्ट हुक ने। किसमें देखी थी भाई, हमारे ओक ट्री की खाल होती है ना, जैसे छाल बोल सकते हो आप। ये हमारे एनिमल्स के लिए तो क्या यूज़ करते हैं, खाल, और जो ट्रीज़ के लिए हम यूज़ करते हैं छाल, इसको आप छाल भी बोल सकते हैं। ठीक है, दो प्लांट की छाल में उन्होंने क्या देखा था भाई, हमारे ऐसे उनको स्ट्रक्चर दिखी, तो उन्होंने क्या दे दिया भाई, उन्होंने इसका नाम सेल दिया। ये हमारे किस जैसे दिख रहे हैं, रूम्स जैसे दिख रहे हैं ना, कमरे की शेप आप देख सकते हो। आजकल तो वेराइटी, आप जैसे इंस्टा पे देखते हो तो आपको अलग अलग, कोई सर्कुलर रूम में शेप में दिखता है, अलग अलग टाइप में दिख रहे हैं। पर जब नॉर्मली हम देखें तो अगर एक रूम की शेप देखें तो क्या होता है भाई, उसमें क्यूबिक वाली शेप होती है। तो उनको जो दिखी थी ऐसे, उनको स्क्वायर जैसे उनको क्या दिखी थी, शेप दिखी थी, उन्होंने इसका नाम दे दिया सैला। ठीक है, क्या बोल दिया उन्होंने, सैला। सैला मतलब एक रूम हो गया। तो ये हमारी वर्डिंग आई किससे भाई, रॉबर्ट हुक के दिमाग से आया था हमारा सेल वर्ड। ठीक है, पर आपसे पूछेगा क्या एग्जामिनर कि भाई सेल किसने डिस्कवरी, रॉबर्ट हुक ने। कौन सी हमारी थी भाई जो उन्होंने डिस्कवर करी थी, कि डेड सेल डिस्कवर करी थी। और पूछ रहे किस प्लांट में करी थी, तो आप बोलेंगे ओक ट्री में उन्होंने क्या करी थी, डिस्कवरी करी थी। किसने, रॉबर्ट हुक ने। तो ये तीनों पॉइंट आपको याद करने हैं, क्योंकि इनमें दोनों से क्वेश्चन पूछा गया कि हमारे सेल किसने डिस्कवरी करी थी, रॉबर्ट हुक ने। तो हम ये कब से सेल पढ़ रहे हैं भाई, रॉबर्ट हुक ने देख भी लिया। तो क्यों देखा भाई, कि हमारे जो नॉर्मल हमारी बॉडी के फंक्शन करने के लिए कोई भी ऑर्गेनिज्म से वो सिंगल सेल भी क्यों ना मानी जाए, जैसे आप बैक्टीरिया को देखें वो सिंगल सेल ही होता है। तो अगर उसको अगर अपने जिंदा रहना है, क्योंकि वो भी तो अब जब हम आए हैं, हम क्यों चाहते हैं कि हमारी जॉब लगे, हम क्यों चाहते हैं कि हम सक्सेस हो लाइफ में, क्योंकि हम हमेशा क्या चाहते हैं, आप ग्रोथ चाहते हैं। तो कोई भी सेल या कोई भी बैक्टीरिया मान लो, या कोई भी ह्यूमन मान लो, कोई भी ऑर्गेनिज्म मान लो, अपने क्या चाहता है, ग्रोथ चाहता है। तो उसको ग्रोथ के लिए क्या चाहिए भाई, उसके पास उसके लाइफ के कम से कम नेसेसरी चीज़ें तो होनी चाहिए ना। तो सेल हमारी बॉडी के लिए जो सबसे नेसेसरी है वो है हमारी सेल, जो हमें नॉर्मल कार्य करने के लिए क्या करेगी, हेल्प करेगी। कैसे करे भाई, माइटोकॉन्ड्रिया होगा इसमें, तो हमें क्या, सांस लेने के लिए हमें सांस चाहिए तो माइटोकॉन्ड्रिया रेस्पिरेशन में हेल्प करेगा। हमें खाना चाहिए तो माइटोकॉन्ड्रिया हमें खाना भी देगा है। तो ये जो इसलिए सेल को क्या बोला गया हमारे, कि सेल हमारी स्ट्रक्चरल है, फंक्शनल है और बायोलॉजिकल यूनिट है। क्या हो गया भाई हमारे, आपको दिखा होगा स्ट्रक्चर बना रही है, क्यों, कैसे बना रही है भाई, आप देखिए, आप इतना बड़ा ह्यूमन बना दिया। आप अपने आप को भी देख सकते हैं जब आप क्लास ले रहे हो, कि आप भी एक ह्यूमन है ना, ह्यूमन लेके ही आप एक गाय को आप क्लास दिखाएं, और एक आप देखें, तो रिस्पॉन्स में थोड़ा तो डिफरेंस होगा ना, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा डिफरेंस होगा। तो क्या है कि एक स्ट्रक्चर बना दिया,
एक ह्यूमन बना दिया, एक गाय का काऊ बना दी, या फिर कोई प्लांट बना दिया, तो क्या हो गई, पूरी एक सेल से हमारी पूरी स्ट्रक्चर बन रही है। फिर वो स्ट्रक्चर क्या करेगी, फंक्शन करी, क्या फंक्शन कर सकती है, जैसे हम क्या फंक्शन कर रहे हैं, हम खाने का फंक्शन कर लेते हैं, घूमने का कर लेते हैं, बातें करने का कर लेते हैं, पढ़ने का कर लेते हैं। तो ये सारे जो काम हो रहे हैं ये बिना हमारे सेल के अंदर जो ऑर्गेनल्स है, अगर वो नहीं होंगे तो ये सेल भी काम नहीं करेगा, सेल ना काम नहीं करेगा तो हम भी नहीं काम करेंगे, ठीक है। तो फिर क्या करेगा भाई, फंक्शन करने में हेल्प करेगा। और बायोलॉजिकल यूनिट ऑफ लाइफ, इसलिए इसको क्या बोला भाई, क्वेश्चन अभी अब आपका जो यूपीपीसी से आप अगर देख के आए हैं तो उसमें हाल ही फिलहाल पूछा गया था कि सेल क्या है हमारी, तो सेल हमारे स्ट्रक्चरल और फंक्शन यूनिट है, और आप इसको बायोलॉजिकल यूनिट भी बोल सकते हैं। क्यों, क्योंकि हमारा जो जेनेटिक मटेरियल आप देखते हो ना, डीएनए, जिसमें क्या होती है, हमारी जीन होती है, जो एक पेरेंट से जनरेशन में आगे वाले में ट्रांसफर होते हैं, वो भी हमारे किस में भाई, एक सेल के अंदर जो छोटा सा ऑर्गेनल होता है ना, और ऑर्गेनल के कंपैरिजन में तो वो बड़ा होता है, सेल के कंपैरिजन में वो छोटा, क्योंकि वो उसके अंदर है। तो वो क्या हो गया, उसके अंदर हमारा जीन प्रेजेंट होता है, तो इसलिए क्या हो गया, हमारे बायोलॉजिकल यूनिट भी क्या होगी, हमारी सेल होगी। तो आप अगर आपसे सेल पूछे तो आप बताएंगे क्या है, कि अगर स्ट्रक्चरल, फंक्शनल और बायोलॉजिकल यूनिट क्या है, आपकी सेल है। और किसने दिया था सबसे पहले सेल, हमारे रॉबर्ट हुक ने दी थी, पर कौन सी दी थी भाई, उन्होंने डेड सेल दी थी। लिविंग किसने दी, ल्यूवन हुक, आगे हमारे साइंटिस्ट आएंगे, उन्होंने भाई किस में डिस्कवरी करी थी, उसमें उन्होंने बैक्टीरियल सेल डिस्कवरी करी थी। तो उन्होंने जो सेल दी थी ल्यूवन हुक ने, आप एल से याद रखना कि ल्यूवन हुक और एल से लिविंग सेल, ठीक है। तो आपके ल्यूवन हुक जो साइंटिस्ट थे, ल्यूवन हुक, इन्होंने कौन सी सेल दी थी भाई आपको बच्चे, उन्होंने दी थी लिविंग सेल, किस में दी थी, बैक्टीरिया में दी थी उन्होंने। और जो डेड सेल आई थी वो कौन किस में आई थी, प्लांट में आई थी। तो इस स्लाइड में आप और देखते हैं हमारे कि ए सेल इज स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ, सही बात है। जैसे एक रूम को बनाने के लिए स्मॉलेस्ट यूनिट आपके दिमाग में आएगी तो क्या है कि भाई ईंट आएगी, बिना ईंट के तो आप क्या नहीं कर सकते, बिना सीमेंट के तो फिर भी आप क्या कर सकते हो, छोटी सी दीवार खड़ी कर सकते हो, पर अगर आपकी ईंट नहीं हुई तो आप दीवार भी नहीं बना सकते ना। तो आपको अगर सेल एक बॉडी, पूरी बॉडी बनानी है, जरूरी नहीं कि आप अपनी जैसी इतनी बॉडी बनाओ, छोटा सा जैसे एम्ब्रियो बनता है उसके लिए भी तो सेल चाहिए ना, जाइगोट बनता है उसके लिए भी तो सेल चाहिए, स्पर्म के लिए भी हमें क्या चाहिए, सेल चाहिए। तो उसके लिए अगर आपको एक पूरे कुछ भी आपको बनाना है तो सबसे छोटी यूनिट क्या होगी, हमारी सेल है। जैसे रूम को बनाने के लिए हमें एक ईंट चाहिए, वैसे ही हमारे पूरी बॉडी को बनाने के लिए सबसे ज़्यादा जो बेसिक चीज़ है, रिक्वायरमेंट है, वो क्या, हमारी सेल है। तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे ना, आप तो याद रहेगी स्मॉलेस्ट यूनिट है हमारी लाइफ की। किसी भी ऑर्गेनिज्म को देख सकते हो, ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, प्लांट भी आ सकते हैं, एनिमल भी आ सकते हैं, आपके क्या आ सकते हैं, बैक्टीरिया भी आ सकते हैं, आपके फंजाई भी आ सकते हैं, आपका एक प्रोटिस्टा किंगडम आएगा वो भी आ सकता है। तो वो सारे किसकी, सबकी बेसिक यूनिट क्या, हमारी सेल है, ठीक है। तो इसलिए दे आर ऑफ्टन कॉल्ड बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ, इनको क्या बोलेंगे आप, बिल्डिंग ब्लॉक बोलोगे, क्योंकि भाई एक बिल्डिंग को बनाने के लिए जैसे सबसे छोटी यूनिट आपको पता चल गई ईंट है, वैसे हमारे शरीर को बनाने के लिए सबसे छोटी यूनिट क्या होगी, हमारी एक सेल होगी। तो क्लियर हो गया ना। फिर आता है हमारा कि द स्टडी ऑफ सेल इज कॉल्ड बायोलॉजी बोल सकते हो, या सेलुलर बायोलॉजी, ठीक है, या इसको बोलते हैं साइटोलॉजी, ठीक है। क्या बोलो, सेल की स्टडी कहलाती है साइटोलॉजी, साइटोलॉजी। सेल बायोलॉजी क्यों बोला, सेलुलर बायोलॉजी क्यों बोला, सेलुलर मतलब सेल आ गया, बायोलॉजी यानी बायो वर्ड किससे बना होता है, मैं आपको पहले बायो की तो बताया नहीं मैंने, बोलोगे मैम सब इतनी सारी हमने ब्रांचेस कर ली पर आपने बायोलॉजी का मतलब तो बताया नहीं। तो पहले मैं आपको बायोलॉजी का मतलब बता देती हूँ। बायो मतलब क्या होती है भाई, लाइफ, जो आप अभी जी रहे हो ना। स्टडी लॉजी का मतलब तो आपको पता ही है, स्टडी कर ही रहे हैं आप, क्यों कर रहे हैं वो तो आपको सबको अपना एम पता ही होगा, है ना। किसी को आर में जाना होगा, किसी को एसडीएम बनना है, सबको अपना एम तो पता ही होगा ना, उसके हिसाब से आप स्टडी कर रहे हैं। तो बायोलॉजी क्या होगी भाई, लाइफ की स्टडी है। अब सेलुलर बायोलॉजी क्यों बोला भाई, हम सेल की स्टडी कर रहे हैं। सेल का भी हमने पढ़ा था कि भाई हमारे सेल क्या भाई, सबसे हमारे स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ है, तो इसको क्या बोल दें हम, सेलुलर बायोलॉजी, ठीक है। तो ये आपको टर्म क्लियर होगी ना कि हमारे जो सेल की स्टडी, या तो आप साइटोलॉजी बोलो, ज़्यादातर तो एग्जाम में क्या पूछा जाता है, साइटोलॉजी वाला आता है कि साइटोलॉजी क्या होगी, सेल की स्टडी। और हमारे आप पूछोगे सेल के बाद क्या आता है, हमारी हिस्टोलॉजी, आपने पढ़ा होगा। तो इस टिश्यू की स्टडी क्या होती है, हिस्टोलॉजी। तो मैं आपको एक बार थोड़ा सा आपको बता देती हूँ कि सेल हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। आप जैसे आप पूरा, अब हमें बॉडी बनानी है तो सेल क्यों ज़रूरी है, कि सबसे पहले हमें क्या चाहिए, सेल होगी। अगर आपके पास सेल नहीं है, ब्लैक लेते हैं इसको, ये आपके क्या, सबसे छोटा हमारा सेल, ठीक है। अगर आपके पास सेल है तो आप क्या बना पाएंगे, टिश्यू बना पाएंगे। अगर
टिश्यू आपको बनाना है तो आपको चाहिए सेल। फिर आपको क्या आपको बनाना है ऑर्गन। ऑर्गन कौन सा हो सकता है भाई आपका? ऑर्गन आप देख सकते हैं, जैसे आप लीवर को लीजिए, जो आपको इजीली याद रहता है, जो आप आजकल क्या कर रहे हैं, ख़राब कर रहे हैं। कैसे भाई इन्फ्लुएंस हो के लोगों से कि हाँ ड्रिंक पीनी चाहिए मज़े में, हम क्लब वलब जाके आप क्या करते हो, ड्रिंक पीते हो कि हाँ वो पी रहा है तो मैं भी दिखाने के शो ऑफ के चक्कर में आप पीते हैं, तो उससे आपका किसके इफेक्ट पड़ा है? बोलते इतनी अमाउंट में तो क्या फ़र्क पड़ेगा है, ये तो मेडिसिन का काम करेगा। आपके पास बहुत सारे ऑप्शन, एक्सक्यूजेस तो बहुत है हमारे पास कोई भी बैड हैबिट को कवर करने के लिए, चाहे वो पढ़ाई भी क्यों ना हो। तो हमारा जो लीवर है जो आप डैमेज करते जा रहे हैं धीरे धीरे, सबकी बात नहीं कर रही, सब हर्ट मत करना, कमेंट्स बॉक्स में आप लिख दो कहीं कि मैं तो पीता ही नहीं, मैंने नहीं बोला कि आप पी रहे हैं, मैं कुछ लोगों की बात कर रही हूँ जो अपना लीवर ख़राब कर रहे हैं उनकी, ठीक है। तो उसमें क्या आ गया, आपका लीवर हो गया। हार्ट फिर आप ख़राब कर लेते हैं, ज़रूरत नहीं होती किसी को देने की, फिर भी आप दे देते हैं, चाहते हैं कि मेरा ले, आगे वाला लेना चाहिए ना लेना चाहिए, फिर भी आप ज़बरदस्ती करते ही हैं। फिर आप किडनी देखें, ये क्या हो गया, ऑर्गन। इन सबको बनाने के लिए भी हमें क्या चाहिए, टिश्यू चाहिए। फिर पूरा ऑर्गन, हमारे पास सारे ऑर्गन आ गए तो क्या बनेगा भाई, आपके ऑर्गन सिस्टम बन गया है। क्यों? क्योंकि भाई सब मिलके क्या करेंगे, काम करेंगे, तभी तो क्या होगा भाई, हमारा पूरा शरीर अच्छे से चल फिर पाएगा। एक भी अगर ऑर्गन आपकी बॉडी का डैमेज हो गया तो हमारा पूरी बॉडी का क्या होगा, स्ट्रक्चर हमारे चेंजमेंट आने लग जाएगा, आपको अपने आप ही ऑटोमेटिक दिखने लग जाएगा। आपके बॉडी में कोई भी, अगर अपनी बॉडी इतनी अच्छी है कि अगर कोई भी सिम्टम, अगर हमारे कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी आ जाता है ना, उसको भी क्या करती है, उसके भी अगेंस्ट हमारी बॉडी अपने आप काम करने लग जाती है। आजकल तो हम क्या करते हैं, अगर बुखार होती है थोड़ी सी हमें, तो क्या करते हैं, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, हम मेडिसिन ले लेते हैं। जाना भी चाहिए, मैं ऐसे नहीं बोलूँगी मत जाए, जाना भी चाहिए, क्योंकि क्या पता सीवियर कंडीशन ना हो जाए हमारे हैं तो। पर क्या होता है, हमारी बॉडी पहले खुद लड़ती है उसके लिए। आपको जो बुखार आ रही है ना, तो ये इसका मतलब है कि आपके बॉडी में कोई आपके इन्फेक्शन हुआ, कोई पैथोजन आया, तो उसके पहले हमारी बॉडी रिएक्ट करती है किस फॉर्म में, एंटीजन बना के, उसके एंटीजन आए उसके अगेंस्ट आपकी बॉडी एंटीबॉडी बनाती है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी क्या होने लग जाती है, गर्म होने लग जाती है, तो वो इन्फ्लेमेशन की फॉर्म में आ जाती है, बॉडी फीवर की फॉर्म में आ जाती है, तो आपकी बॉडी उस चीज़ के प्रति रिएक्ट कर रही है। तो इसलिए हमारे क्या बन रहा है, ऑर्गन सिस्टम बन रहा है। फिर आपको ऑर्गन सिस्टम अगर बन गया तो क्या बन जाएगा भैया, आपकी पूरी बॉडी बन जाएगी। तो ऐसे क्या होता है भाई, हमारे ये पूरे स्ट्रक्चर बनाने के लिए हमें सबसे पहले कहाँ जाना पड़ेगा, सेल पे जाना पड़ेगा। तो इसलिए हमें क्यों पढ़ना जरूरी है, सेल। यहाँ तक पहुँचने के लिए एक पूरी बॉडी को, आपको पूरी बॉडी के फंक्शन पढ़ने के लिए आपको सबसे पहले पढ़ना है सेल। तो सेल पढ़ लिया तो आपको फिर धीरे धीरे आप टिश्यू पढ़ लेंगे, टिश्यू के बाद ऑर्गन पढ़ेंगे हम, क्योंकि इस पोर्शन से भी क्या आता है, क्वेश्चन आते ही आते हैं। और फिर ऑर्गन सिस्टम, और फिर हम आ जाएंगे हमारी बॉडी पे, और फिर इससे क्या हो जाएगा, हमारी पूरी बायोलॉजी हमारी कवर हो जाएगी, ठीक है। तो हमारे सेल का थोड़ा हमने डिस्क्रिप्शन लिया था, ये हमने मैं एक बार रिपीट करवाती हूँ कि हमारे सेल है स्ट्रक्चरल, फंक्शनल और बायोलॉजिकल यूनिट हो गई। फिर आपने पढ़ा कि बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ आवर लाइफ हो गया, हमारे और किसी की भी हो सकती है, ठीक है। कोई छोटी सी सेल से लेके हमारे सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म से लेके मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म तक की क्या होगी, बेसिक यूनिट क्या है, हमारी लाइफ की सेल है। और सेल की स्टडी साइटोलॉजी कहलाती है, इसको आप अच्छे से याद करना, ठीक है, साइटोलॉजी। चलिए फिर ये पोर्शन भी याद रखना, रॉबर्ट हुक ने डेड सेल दी थी, ल्यूवन हुक ने हमारी लिविंग सेल दी थी। ये वाला पोर्शन होएगी हमारा कि हम यहाँ तक आने के लिए हमें सेल पढ़नी जरूरी है, ठीक है। मैंने इसलिए बनाया कि आपको पता चले कि सेल हमें क्यों पढ़ने, क्योंकि हमें क्या पढ़ना है, एंड तक हमारी पूरी बॉडी के फंक्शन पढ़ने हैं। चलिए जी आगे देखते हैं हम इस स्लाइड पे क्या लिखा है हमारी। ये होती है एक सेल, ठीक है। बोलो मैम इसकी तो शेप अलग है, भाई डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स है हमारे, तो सबकी शेप क्या होगी, अलग होगी। अपने इतने इंडिविजुअल आप देखते हो, आपके दोस्त को देख लो है, अपने मम्मी पापा को देखो, थोड़ा बहुत तो डिफरेंस है ना। तो ऐसे हमारे सेल के स्ट्रक्चर्स में क्या होता है, थोड़ा डिफरेंस होता है। इसके बेस पे भी हमारे क्वेश्चन पूछे गए 3-4, वो एक बार मैं बताती हूँ शॉर्ट फॉर्म में, कि सबसे आपसे पूछेगा कि लार्जेस्ट सेल, कल हमने एक स्टडी भी करी थी, अगर आपने क्लास ली थी ऑस्टियोलॉजी हमने किया था, ऑस्टियोकल्चर पढ़ा था ना, तो सबसे बड़ा अगर वो अंडा देखे आपके, लार्जेस्ट सेल पूछे आपसे, तो किसकी सेल है भाई, आपके ओस्ट्रिच, जो शुतुरमुर्ग का अंडा होता है ना, ये क्या होगा हमारा लार्जेस्ट सेल है। चलो मैं आगे वाली स्लाइड पे ही बताती हूँ आपको, ठीक है। जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे होते हैं वो मैं थोड़ा बता देती हूँ कि लार्जेस्ट सेल आपकी कौन सी है, लॉन्गेस्ट यानी लंबी कौन सी है आपकी। पहले हम किस में पढ़ते हैं भाई, सारे ऑर्गेनिज्म को देख लेते हैं, फिर हम स्मॉलेस्ट पढ़ लेते हैं, ठीक है। ठीक है, तो लार्जेस्ट तो किसकी आएगी, हमारे क्वेश्चन आए हुए ऐसे मत टरकाना मत इसको, ठीक है। इसको आपको अच्छे से फोकस करना है, ये टरकाना वर्ड यूज़ नहीं करना चाहिए था, हम पीसीएस लेवल के स्टूडेंट हैं, ठीक है। आप मतलब आपकी बातें कर रही हूँ मैं।
तो ये हो गया हमारा लार्जेस्ट सेल। कौन सी हो गई भाई हमारे, अभी कल ही हमने पढ़ा था ओस्टिच, ठीक है, ये हो गया हमारा ओस्टिच का एग हो गया ना, सबसे बड़ा हो गया हमारा लार्जेस्ट सेल, ठीक है। फिर आपसे पूछा लॉन्गेस्ट यानी जो सबसे लंबी हो लेंथ में, आपकी क्लास में भी कोई स्टूडेंट सबसे लंबा होगा तो आप बोलोगे ना सबसे लंबा ये है, तो लॉन्गेस्ट जो सबसे बड़ा हो कि भारी है, जो भारीपन में आता है, यानी वो चौड़ाई में वो किस में आता है हमारे लार्जेस्ट में, और जो लंबाई में आता है वो लॉन्गेस्ट में आता है। तो हमारी जो नर्व सेल होती है ना वो क्या होती है, सबसे लंबी होती है, ठीक है। और सबसे छोटी होती है बैक्टीरिया होता है कौन सी, एक बैक्टीरिया होता है PPLO, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, जिसको हम क्या बोलते हैं, माइकोप्लाज्म बोलते हैं आप, ठीक है। जिसको आप PPLO बोलोगे, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, ठीक है। ये तो हमारे किस में आ गए, ओवरऑल हम देखें आसपास आप जिसमें सब सारे ऑर्गेनिज्म को मिला के देखें तो सबसे बड़ा तो हमारे ओस्ट्रिच का एग आ गया। उसके बाद अगर आप देखें सब कुछ मिला के तो हमारी जो नर्व सेल होती है ह्यूमंस की, वो सबसे क्या होती है, बड़ी होगी। फिर आप स्मॉलेस्ट पूछे सब में मिला के तो PPLO ने प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, सबसे स्मॉलेस्ट सेल होती है, किसका पार्ट है, बैक्टीरिया होता है, ठीक है। ये होता है हमारा बैक्टीरिया। आपने कल स्टडी की होगी ना आपने पूरी, तो इसमें आप माइकोलॉजी आया था ना, तो माइकोलॉजी किसकी स्टडी है, हमारे बैक्टीरिया की स्टडी क्या गलत है, माइकोलॉजी। तो माइकोप्लाज्म सबसे छोटा क्या हो गया हमारा, बैक्टीरिया हो गया, या सबसे छोटी सेल होगी। अब देखते हैं हम ह्यूमन में, ये तो ओवरऑल हो गया। अब ह्यूमन में देखते हैं भाई, ह्यूमन में भी तो देखना जरूरी है, क्योंकि मेन तो जो हम पढ़ रहे हैं ह्यूमन्स के बारे में ही पढ़ रहे हैं। तो सबसे हमारे इसमें सबसे बड़ा पूछा जाए तो क्या हो गया, ओवम, एग होता है जो फीमेल में बनता है, वो सबसे क्या हो गया, बड़ा हो गया। और सबसे छोटा पूछे तो इसमें हमारे स्पर्म आ जाएगा, ठीक है, जो हमारे मेल्स में बनता है। और सबसे लंबी पूछी जाए तो भाई हमने ये जो नर्व सेल आ गई, चाहे वो ह्यूमन हो या कोई भी हो, सबसे बड़ी आपके क्या आ जाएगी, लंबी हमारे क्या आ जाएगी, सेल आ जाएगी, ठीक है। तो ह्यूमन हो चाहे एनिमल हो, कोई सा भी ऑर्गेनिज्म देखे तो सबसे लंबी तो नर्व सेल होगी। अगर ओवरऑल पूछे कि सबसे बड़ा अगर सेल पूछे तो कौन सी होगी हमारी, ओस्ट्रिच का एग। और सबसे छोटे पूछे तो PPLO। और ह्यूमंस में पूछे सबसे बड़ी हमारी लार्जेस्ट, सबसे ओवम फीमेल का, और जो स्पर्म है सबसे क्या होगा, छोटी सेल होगी, ठीक है। तो ये ओवरऑल यहाँ से ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और हमें पता भी तो होना चाहिए कि सबसे हम सेल के बारे में पढ़ रहे हैं तो सबसे बड़ी कौन सी है, सबसे छोटी कौन सी है, ठीक है। तो ये हमारा कवर हो गया ये वाला पोर्शन। थोड़ी सी मैं राइटिंग सही कर देती हूँ, ठीक है। अब आते हैं हम पीछे हमारे क्या था उस वाले स्लाइड पे, ठीक है। अब सेल कंसिस्ट, अब सेल में क्या क्या होता है वो हम देखते हैं। आपको ये डायग्राम दिख रहा होगा, विजिबल होगा शायद, आई थिंक। तो इसमें क्या क्या होगा सेल के अंदर, एक सेल के अंदर चाहे वो किसी की हो, यूकैरियोटिक सेल हो या प्रोकैरियोटिक हो, या चाहे बैक्टीरिया की हो, चाहे वायरस की हो, है चाहे ह्यूमन की हो, चाहे हमारे प्लांट की हो, तो सब में क्या होगा भाई, सबसे जरूरी चीज़ होती है साइटोप्लाज्म, है। घर में आपको जिंदा रहने के लिए आपको सबसे ज़्यादा जरूरी क्या, पानी रिक्वायरमेंट 70% भी हमारे बॉडी की इसकी बनी है, पानी की बनी होती है। तो सेल में जो लिक्विड जैसा मटेरियल होता है वो तो हमारा साइटोप्लाज्म। तो आपकी पहली डेफिनेशन बता रही है कि सेल कंसिस्ट साइटोप्लाज्म इनक्लोज विद एम इन मेम्ब्रेन, कि एक मेम्ब्रेन होगी हमारे, जैसे हमारे घर की एक बाउंड्री होती है। घर को मैं बार बार इस शब्द को इसलिए बोलूँगी ताकि आप थोड़ा विजुअलाइज करें कि एक सेल हमारे कमरे जैसा ही है, कुछ ज़्यादा डिफरेंट नहीं है। बस इसमें क्या होगा, जैसे हम रूम को अलग अलग चीज़ों से सजा देते हैं, सेल को भी अंदर अलग अलग चीज़ों से क्या कर दिया, भर दिया गया है, ठीक है। तो हमारे सेल क्या करती है, विद इन ए मेम्ब्रेन के अंदर होती है, हमारे बाउंड्री होती है, उसके अंदर क्या होता है, हमारे साइटोप्लाज्म होता है, which contain many biomolecules such as प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड क्या होता है, जो हमारा जेनेटिक मटेरियल बनाता है, किससे बनता है, न्यूक्लिक एसिड। आप फुल फॉर्म देखो ना, DNA की फुल फॉर्म अगर पूछी जाए तो डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। तो हमारा जो न्यूक्लिक एसिड हमारा जेनेटिक मटेरियल, प्रोटीन आपका बिल्डिंग ब्लॉक बनाएगा पूरी बॉडी। अगर आपको चाहते हैं कि आप अच्छे से बॉडी दिखे, आपके मसल्स वसल्स बने, आप जिम में जाते हो तो क्या बोलता है आपको, जिम ट्रेनर बोलता है ना कि आप थोड़ा प्रोटीन लें ताकि आपके मसल्स क्या बने, दिखे थोड़े, आप ऐसे डोले शोले आप दिखाने हैं तो आपको क्या करना होगा, प्रोटीन लेना पड़ेगा। तो आपके जो सेल के अंदर है क्या होते हैं, बायोमोलिक्यूल्स होते हैं, कौन से, प्रोटीन हो गए आपके, न्यूक्लिक एसिड हो गए आपके, कुछ आपके फैट मोलिक्यूल्स होंगे, आपके लिपिड्स भी होंगे। तो वो हम धीरे धीरे सेल के अंदर जब साइटोप्लाज्म आएगा, साइटोप्लाज्म के हम बाद उसके अंदर छोटे छोटे क्या ऑर्गेनल्स होंगे, उनको देखेंगे। फिर हम मेन जो ऑर्गेनल देखना हमें न्यूक्लियस, क्योंकि वो बेस है हमारा हेरिडिटी यूनिट की। अगर बेसिक यूनिट
हमारे देखी जाए तो कहाँ मिलेगी आपको, न्यूक्लियस में, उसको हम देखेंगे। तो साइटोप्लाज्म हो गया, साइटोप्लाज्म किसके अंदर है, बाउंड्री के अंदर है, वो बाउंड्री को आप क्या नाम देंगे, सेल मेम्ब्रेन देंगे। अगर एनिमल की है या प्लांट के तो साइटोप्लाज्म के तो बाहर है तो सेल मेम्ब्रेन, और अगर प्लांट के पूछे तो उसके, क्योंकि प्लांट को तो प्रोटेक्शन के लिए और चीज़ चाहिए ना, तो उसके जो बाउंड्री दिखेगी आपकी सेल वॉल दिखेगी। जो हमने रोबोट ने डिस्कवरी करी थी डेड सेल की, वो क्या थी, एक बार्क होती है ना, वो भी हमारी क्या होती है, सेल वॉल ही होती है, ठीक है, जो सेलुलोज की बनी होती है। आप देखिए नंबर ऑफ सेल इन प्लांट्स एंड एनिमल्स वेरी फ्रॉम स्पीसीज टू स्पीसीज। सही है भाई कि प्लांट्स, आप देखिए एक तो प्लांट को देखिए, आप अपने आप को देखिए, डिफरेंस नहीं है। मैं छोटे आपके हाइट वाले प्लांट की बात नहीं कर रही, आप तो बड़े बनियान ट्री को देख ले और अपने आप को देख ले, तो हाइट में डिफरेंस है आपके, वेट में भी डिफरेंस है आपके, क्यों, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ सेल्स क्या है ज़्यादा, और आप में क्या नंबर ऑफ सेल्स कम, एज कंपेरिजन टू उसके, और आपको कंपेरिजन करना, आप डॉगी से, आपके अंदर क्या है, सेल ज़्यादा है। तो क्या होता है कि ये चीज़ हमारी लाइन शो कर रही है कि नंबर ऑफ सेल्स डिफरेंट होती है, एनिमल में अलग होती है और प्लांट में अलग होती है। जितनी रिक्वायरमेंट्स होते हैं उसके हिसाब से क्या होती है, हमारे सेल्स की क्या होती है, हमारे सेल की क्या होती है, हमारी जनरेट होती है, हमारी बॉडी में सेल, उतनी सेल बनती है। ज़्यादा सेल बन जाएगी तो हमने कल एक स्टडी करी थी ऑन्कोलॉजी, क्यों करी थी कि उसमें क्या हो सकती है, कैंसर हो सकती है। तो अगर ज़्यादा सेल ग्रोथ कर रही है तो वो हमारे बीमारी भी कोज कर देगी। तो ये लाइन शो कर रही है कि नंबर ऑफ सेल्स हमारे प्लांट्स और एनिमल्स में क्या होते हैं, वेरी करते हैं। और ह्यूमंस की पूछे, क्योंकि हमें ज़्यादातर तो ह्यूमंस का ही मतलब है, आपने जो अभी स्टडी करी थी उसमें हमें प्लांट फिजियोलॉजी भी पढ़नी है, ऐसी बात नहीं कि प्लांट्स कैसे काम करते हैं, पर जो आप सिलेबस आपने देखा हुआ तो उसमें ज़्यादातर क्या है, ह्यूमंस के बारे में, क्योंकि पहले हमें हमारे बारे में तो पता हो, हम जब अच्छे से अपने आप को जान लेंगे फिर दुनिया को जानेंगे। सही बात है ना, फिर हमें साधु महात्मा बनने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो कितनी सेल है हमारे, 40 ट्रिलियन सेल, 4 × 10⁻13 सेल हमारी बॉडी में है, किसके, एक ह्यूमन बीइंग की, ठीक है। अब आते हैं हमारे, एक बार दोबारा रिपीट करती हूँ, कितनी सेल है, 4 × 10⁻13, ठीक है। हमारे अंदर सेल है 40 ट्रिलियन, 14 नहीं है, 40 है, 40 है, ठीक है। ये हमारे में टाइप ऑफ सेल बताते हैं। शेप भी क्या होती है, सेल की अलग होती है। कोई हमारे जैसे आप कोमा देखते हो ना, कोमा ऐसा लगाते हो, इस शेप की भी होती है, कोई स्पाइरल जैसी हो जाएगी आपके, तो सेल की हमारे कोई ओवल जैसी हो जाती है, हैं। सेल के हमारे स्ट्रक्चर्स पे क्या होती है, अलग अलग होती है। ऐसे नहीं कि एक ही शेप में होगी, क्योंकि अपनी इच्छा अनुसार अपने रूम को आप बना सकते हो ना, तो कोई लंबा कर दो, कोई पतला कर दो, ऐसे। तो ऐसे भी हमारे सेल की क्या होती है, अलग अलग शेप होती है। तो आ जाए फिर नेक्स्ट में, साइज भी अलग होता है, शेप भी अलग होती है, नंबर भी क्या होता है आपके सेल्स के अलग होते हैं। तो ये तीनों आपको क्या करना है, या चीज़ें आपको कंफ्यूज मत होना कि कहीं क्या पता सब में सेम ही, सेम नहीं होते। नंबर भी अलग होता है, शेप्स भी अलग होती है, और हमारे साइज भी क्या होता है, अलग होता है, ठीक है। अब देखते हैं भाई हमारे कि मोस्ट प्लांट एंड एनिमल सेल आर विजिबल। क्या आप देख सकते हो कि प्लांट और एनिमल्स विजिबल है, पर सीधा विजिबल नहीं है। क्या चाहिए आपको भाई, आपको चाहिए माइक्रोस्कोप। क्या चाहिए, माइक्रोस्कोप चाहिए। माइक्रो वर्ड आता है, इसका मतलब क्या होता है, छोटा, स्कोप इसको क्या करता है, थोड़ा इसको बड़ा करने के लिए हमें क्या चाहिए, माइक्रोस्कोप चाहिए। छोटी चीज़ों को बड़ा अगर दिखाना है तो आपको माइक्रोस्कोप से देख सकते हो। और इससे भी एडवांस अभी तो आपके पास आ गया इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, उससे आप उसकी क्लियरिटी क्या देख सकते हो, छोटी भी चीज़ों की अच्छे से देख सकते हो। आजकल वैसे भी चल रहा है ना कि छोटे, जैसे आप बोलते हैं कि आप अगर दही को अगर एक स्लाइड पे रखें, अगर उसको माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो आप दही नहीं खा पाएंगे, क्योंकि उसमें आपको बैक्टीरिया, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया ना, वो मूवमेंट करते हुए दिखाई दे पाएंगे। तो आप सोचें कि मैं ये बैक्टीरिया खा रहा हूँ, पर अगर आप वो नहीं खाएंगे लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, तो आपका डाइजेशन भी अच्छा नहीं रह पाएंगे। आजकल आप वैसे भी हमने दही दूध खाना बंद कर दिया, जिससे आपका क्या, आपके डाइजेशन में बहुत फ़र्क पड़ा है। तो अगर आपको नॉर्मल भी अगर लाइव में देखना है, लाइफ में, तो आप माइक्रोस्कोप लीजिए। क्या करना आपको, कोई सा भी, आप जैसे प्लांट को भी ले सकते हो, प्लांट की कोई पत्ती लीजिए, उसको आपको क्या करना, स्लाइड पे रखना है, उसमें आप कुछ इसमें ऐड करके फिर उसको देखेंगे तो उसमें आपको सेल्स दिखेगी। तो जो आपको सेल्स दिखेगी आप तभी बता पाएंगे कि हाँ पूरा, आप उसमें नाम वाम नहीं है कि जैसे मैं आपको पढ़ाऊंगी कि ये साइटोप्लाज्म है, ये न्यूक्लियस है, ये माइटोकॉन्ड्रिया, ऐसा कुछ नहीं आएगा, पर उसमें आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया लग जाए कि हाँ इसमें ऐसे इस टाइप की सेल। आप दही का एग्जाम्पल इजीली देख सकते हो, इसमें आपको कुछ ऐड भी नहीं करना पड़ेगा। एक स्लाइड लेनी है, जस्ट उसको क्या करना है, दही की ड्रॉप डाल के उसको कवर कर दीजिए, फिर आप उसको इसके अंदर ये यहाँ पे रखना है आपको, फिर आप उसको देख सकते हो, ठीक है। तो आपको एक सेल दिख से किसकी, बैक्टीरिया की। अब ऐसे आप अपने ह्यूमंस की, आप जैसे ब्लड की, आप ब्लड टेस्ट कराने जाते हो तो आप ड्रॉप देते हो ना, उसको भी आप माइक्रोस्कोप के थ्रू ही देखते हैं कि हाँ इसमें क्या चीज़ है, क्या चल रहा है, कौन सा पैथोजन हमारे बॉडी के अंदर आ गया जो इफेक्ट कर रहा है, ठीक है। थोड़ा ये मैं डिलीट कर देती हूँ। चलिए किसके थ्रू देख सकते हैं आप, प्लांट और एनिमल की सेल की, माइक्रोस्कोप की। और डायमेंशन कितने, बिटवीन 1 to 100 माइक्रोमीटर, यानी 10 की पावर
-3 मीटर तक आप इतना छोटा साइज इसके अंदर क्या देख सकते हो, 10⁻6 क्या हो गया, 10⁻6 आता है माइक्रोमीटर में। इतना छोटा साइज आप एक माइक्रोस्कोप में देख सकते हो, ठीक है। माइक्रोस्कोप ही इस वर्ड से ही आ रहा है कि छोटी चीज़ों को बड़ा करके दिखाना। चलिए भाई, सेल्स वर डिस्कवर बाय रॉबर्ट हुक, मैंने आपको बताया था। रॉबर्ट हुक ने करी थी किसमें, ओक ट्री में करी थी। कौन सी सेल थी, डेड सेल थी। ये तीनों चीज़ है ना, तीनों चीज़ इसकी रॉबर्ट हुक से रिलेटेड, तीनों सीक्वेंस वाइज याद होनी चाहिए। और कब करी थी ये सन भी अगर आप रख पाएँ तो अच्छी बात है। वैसे एक बार देख लीजिए, क्योंकि आप वैसे डाटा ज़्यादा आते नहीं, पीसेस में डेटा ज़्यादा आने लग गए हैं, अब काफ़ी डेटा पूछने लग गए हैं। तो एक बार थोड़ा आप क्या कर सकते हैं, 1665 में के समथिंग हमारे किसने दी थी, रॉबर्ट हुक ने सेल दी थी। और डिटेल डिस्क्रिप्शन अगर आपको इसका देखना था तो कौन सी बुक थी इनकी, वो थी माइक्रोग्राफिया, ठीक है। जो डिटेल अगर डिस्क्रिप्शन देखना है तो कौन सा था भाई, माइक्रोग्राफिया इनकी बुक थी, उसमें इसमें सेल के बारे में उन्होंने लिखा था, ठीक है। तो रॉबर्ट हुक जी ने हमारे क्या दी थी, सेल दी थी। कौन सी सेल थी वो याद रखनी बस, मेन डेड सेल थी भाई, ठीक है। डेड सेल थी, किस में थी, ओक ट्री में। दोबारा लिख देती हूँ क्योंकि जो चीज़ें ज़्यादा पूछी जाती है उस पर तो फोकस हमें होना ही चाहिए ना, ठीक है। ओक ट्री पे किसने देखी थी, रॉबर्ट हुक ने देखी थी। अगर आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेनी है तो इनकी बुक देखेंगे माइक्रोग्राफी, उसमें आप इस सेल के बारे में और अच्छे से पढ़ पाएंगे, ठीक है। हमें इतना पढ़ना ही नहीं, हमें इतना पढ़ना है कि हमारा सिलेक्शन हो जाए बस। चलिए जी आगे देखते हैं हम। सेल के बारे में आगे और बताए थे हमारे दो साइंटिस्ट जिनसे क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है। एक थे हमारे शिल्डन, दूसरे थे स्वाम जी। कौन से थे हमारे साइंटिस्ट, थे शिल्डन जी और स्वाम जी, ठीक है। एक इसमें से क्या था, शिल्डन जी थे हमारे बॉटनिस्ट, यानी उन्होंने बॉटनी यानी प्लांट की सेल दी थी। स्वाम जी थे हमारे भाई जूलॉजिस्ट, तो उन्होंने किसकी दी थी, एनिमल सेल के बारे में बताया था। इन्होंने किसके, एक लगभग 7 में ही बताया था इन्होंने, ज़्यादा इनके जो सेल के बारे में इंफॉर्मेशन दी थी ना उसमें ज़्यादा इनकी गैप नहीं था, लगभग उन्होंने एक ही टाइम में क्या बताया, प्लांट और सेल के बारे में दोनों साइंटिस्ट ने बताया था। शिल्डन जी ने क्या बताया था, प्लांट के सेल के बारे में, और स्वाम जी ने हमारे बताया था एनिमल सेल के बारे में, ठीक है। थोड़ा ऊपर हो गया ना ये हमारे एनिमल सेल के बारे में, ठीक है। तो उन्होंने क्या दी थी भाई, उन्होंने सेल थ्योरी दी थी। उसमें उन्होंने क्या लिखा था कि सारे जो जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, प्लांट सारे सेल से बने होते हैं, एनिमल्स भी सेल से बने होते हैं। पर उन्होंने ये डिफाइन नहीं कर पाया था कि एक से मतलब ये सेल जो बन रही है कहाँ से आ रही है। तो अगर ये पूछा जाए कि सेल हमारे प्री एग्जिस्टिंग सेल से आती है, ओमिना सेलुला ई सेल, ये वर्ड हमारे किस लिए यूज़ किया था, इसमें टर्म है ओमिना सेलुला ई सेलुलिक, यानी सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। ये वर्ड हमारे विर्चू साइंटिस्ट आए थे, रॉबर्ट विर्चू। ये आपने दिख रहा है कि सेल ओरिजिनेटेड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, यानी जो पहले जो सेल है एग्जिस्ट करती है उसी से क्या होती है, दूसरी सेल बनती है। तो ये वर्डिंग किसने दी थी, ये हमारे नए अलग साइंटिस्ट आए थे, रॉबर्ट विर्चू, विर्चॉफ बोलते हो जिनको, रॉबर्ट विर्चॉफ आए थे हमारे। ये जो साइंटिस्ट आए थे उन्होंने बताया था कि जो न्यू सेल है हमारी किससे आती है, प्री एग्जिस्टिंग सेल से आती है। जो पहले हमारे एग्जिस्ट करती है ना उस सेल से क्या आती है, हमारी नई सेल आती है। तो ये हमारे किसने बताया था, रॉबर्ट विर्चू ने। तो जो सेल थ्योरी दी थी ना किसने, शिल्डन और स्वाम में, तो वो फेल होने का यही कारण था, उन्होंने बता नहीं पाए कि नई सेल कैसे है। पर किसने बता दिया था, रॉबर्ट विर्चॉफ जी ने बता दिया था। तो ये हमारी सेल थ्योरी क्या हो गई, कंप्लीट हो गई थी। तो ये आपसे पूछा जाएगा कि सेल थ्योरी किसने दी थी, यहाँ पे आ रखा है ना कि ये सेल थ्योरी। नॉर्मली आपसे एग्जामिनर इतना ही पूछता कि सेल थ्योरी किसने दी, तो आपको बताना है शिल्डन और स्वाम ने, कब, 1839 में, ठीक है। एक बार सन देख लीजिए, याद हो तो अच्छी बात है, नहीं हो तो कोई बात नहीं। पर कभी कभी क्या होता है, चीज़ें अगर थोड़ी सी भी हम देख लेते हैं तो आइडिया लग जाता है, क्योंकि एग्जामिनर इतने पास पे आपको क्या नहीं देगा, डेटा पास में नहीं देगा, ठीक है। तो हमारे 1839 में यानी 1839 में क्या दिया था, सेल थ्योरी किसने दी थी, एक बार साइंटिस्ट का रिपीट करवाती हूँ नाम, शिल्डन और स्वाम जी ने। किसने, शिल्डन और स्वाम जी ने। फिर हमारे उन्होंने सेल थ्योरी को आगे एक्सटेंड किसने किया था, रॉबर्ट विर्चॉफ जी ने आए थे। उन्होंने बोला कि न्यू सेल अराइज होती है प्री एग्जिस्टिंग सेल से, ठीक है। अब हमारे सेल एमर्ज ऑन अर्थ, हमारे सेल में कब आई थी भाई, अर्थ पे हमारी जो सेल आई थी सबसे पहले एटलीस्ट 3.5 बिलियन ईयर अगो। कब है, 3.5 बिलियन ईयर अगो। आप बोलते हैं ना कि आप मजाक में एक क्वेश्चन कब से चलता आ रहा है, जब से हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, बता पहले अंडा आया था या
मुर्गी आई थी। एक क्वेश्चन हमेशा डाउट में रहता है ना आपके, रहेगा ही भाई, क्या है, कुछ क्वेश्चन तो क्या होता है डाउट में रहना ही चाहिए। तो आप बता सकते हो कि सबसे जो पहले सेल आई थी हमारे, कब आई थी, 3.5 बिलियन ईयर अगो हमारे जो सेल बनी थी सबसे पहले, हमारे वाटर मॉलिक्यूल्स बने थे। फिर धीरे धीरे हमारे वो पास में आने लगे, उसके क्या और माइक्रो मॉलिक्यूल बनने लगे, फिर मैक्रो बनने लगे, उसके बेस पे हमारे क्या हो गए, फिर वो कंबाइन होने लगे, तो हमारे क्या बन गए, एक सेल बन गए। फिर धीरे धीरे बहुत सारी सेल कंबाइन हो गई, फिर क्या बनाने लगे, ऑर्गेनिज्म बनाने लग गई। पहले हमारे बैक्टीरिया सिंगल सेल बने थे, आर के बैक्टीरिया आप देखेंगे जैसे, फिर आपके यू बैक्टीरिया आ जाएंगे, फिर बैक्टीरिया बन गए, फिर धीरे धीरे आपके बैक्टीरिया को खाने वाले भी बनने लगे, हमारे एडवांस होते गए, प्रोटिस्टा बनता गया, जैसे अमीबा आ गया, आपका पैरामीशियम आ गया, फिर आपके उनको, फिर हमारे उससे भी डेवलप फंजाई आने लग गई, फिर हमारे प्लांट, फिर हमारे एनिमल, ऐसे क्या हो गया, पूरी हमारी अर्थ पे ऑर्गेनिजम्स बनने लग गए। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे, आप पूछे कि सबसे पहले अगर सेल देखे जाए तो कितने टाइम पहले दिखी थी आपको, 3 बिलियन ईयर अगो, 3.5 बिलियन ईयर अगो। अब देखते हैं भाई, हमारे सेल को हमने बताया था ऑन द बेसिस ऑफ एब्सेंस और प्रेजेंस ऑफ ए न्यूक्लियस द सेल आर डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप। मैंने आपको, जब हमने इस चैप्टर में हमें करना भी क्या है कि सेल के पहले हमने सेल पढ़ लिया कि सेल हमारे क्या होते हैं भाई, सेल स्ट्रक्चरल होती है, फंक्शनल होती है और बायोलॉजिकल यूनिट है, हमारी लाइफ का क्या बेस है, तो पूछा जाए तो क्या है, सेल ही है। हमें क्यों पढ़ना है सेल, ताकि हमारी बॉडी के फंक्शंस के बारे में हमें पता चले कि कैसे काम कर रहा है, इसलिए हमें सेल को पढ़ना था। अब टाइप भी तो पता होना चाहिए ना कि हमें कि सिंगल ऑर्गेनिज्म में कैसी होगी, मल्टी सेलुलर में कैसी टाइप की होगी, तो वो हम पढ़ते हैं हम कि सेल के टाइप्स। पहला टाइप है प्रोकैरियोटिक, दूसरा है यूकैरियोटिक, दो ही टाइप है सिंपल सा। पहला प्रोकैरियोटिक पढ़ते हैं, दूसरा हम पढ़ेंगे यूकैरियोटिक। तो प्रोकैरियोटिक सेल में क्या होता है, हमने न्यूक्लियस के बेस पे डिवाइड किया गया है कि जो सबसे पहले आते हैं उनमें क्या होता है, उनको नॉलेज क्या होते हैं, वो चीज़ों के कम होते हैं। आप भी देखिए स्टार्टिंग में अपनी क्लास में आके बैठते हैं, न्यू बैच आप लेते हैं, तो आपको क्या होता है, चीज़ें पता नहीं होती, पर जैसे जैसे क्या हुआ कि आपको ना चीज़, जैसे जैसे आपकी क्लास क्या होगी, 2-3 महीने होने लग जाएंगे, और उसके बाद कोई बैच लॉन्च होता है, तो आप जो आपके बाद जो बच्चे हैं उनसे कहीं ना कहीं आपको कुछ चीज़ों का तो नॉलेज एक्स्ट्रा हुआ ही है ना, चाहे आपको टाइम पे आने का हो गया हो, या आपसे जो आप डिस्टेंस ट्रेवल करो अपनी कोचिंग से अपने रहने की जगह का, तो उस चीज़ों का तो आपको नॉलेज होगा ना। तो यार ये थोड़ा वर्ड आप गलती, अगर कुछ एक्स्ट्रा वर्ड आ जाए तो उनको एडजस्ट कर लेना, मैं माफ़ी मांग लूँगी बाद में, ठीक है। तो बाद में क्या होगा, एडवांसमेंट आने लग गई, तो जो पहले आए थे उनमें क्या होगी, चीज़ों की कमी होगी, तो प्रोकैरियोटिक आए थे तो प्राइमेटिव हो गए, जो सबसे पहले आए प्रोकैरियोटिक हमारे सबसे पहले आ गए, तो इनके पास क्या कमी थी, न्यूक्लियस की कमी थी। न्यूक्लियस था पर उनके पास, जैसा हमारे पास ह्यूमंस में जो न्यूक्लियस होता है उसके क्या होता है, अच्छे से उसको रखा जाता है, क्योंकि उसमें क्या होता है, हमारे हेरिडिटरी क्या होता है, मटेरियल होता है, वेरिएशन के लिए एक मटेरियल होता है जीन, तो वो हमारे साथ जाने के लिए उसके पास एक बाउंड्री होती है, न्यूक्लियोप्लाज्म हो गया, उसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, वो होती है। पर हमारे जो हमने देखा इसमें प्रोकैरियोटिक क्या होता है, प्राइमेटिव आगे पहले आ गए, उनको नॉलेज नहीं थी, तो इनके पास क्या था, जो न्यूक्लियस था वो एब्सेंट था। क्या था इनके पास, या आप तो बोलोगे अब ट्रू न्यूक्लियस एब्सेंट था, या मोस्ट सेल ऑर्गेनल, जैसे भी आप, और जो सेल ऑर्गेनल होता है, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, आपके लाइसोसोम हो गया है, गोल्जी अपरेटस हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गए, सारे किसमें एब्सेंट थे हमारे, सारे के सारे हमारे इसमें प्रोकैरियोटिक सेल था। कुछ तो थे, जैसे एक आप देख सकते हो सिंपल सा राइबोसोम, वो इसमें प्रेजेंट था, वो हमारे एनिमल्स में भी, इसमें भी साइटोप्लाज्म था, हम जो हमारे अंदर भी है। तो कुछ तो क्या हुआ, कुछ चीज़ें तो हमारे में सेम थी, पर कुछ क्या थी, इनमें कमी थी। तो सबसे पहले क्या कमी थी इनमें, न्यूक्लियस नहीं था, या ट्रू न्यूक्लियस, या इसमें बोल सकते हो प्राइमेटिव टाइप का न्यूक्लियस था। ये टर्म भी पूछ सकता है कि किस टाइप का न्यूक्लियस था जो पहले आया था, यानी प्राइमेटिव जो पहले आता है, यानी प्राइमेटिव टाइप का क्या था, इनमें न्यूक्लियस था, प्राइमेटिव न्यूक्लियस था इनके पास, यानी जो पहले आया था। तो प्राइमेटिव टाइप का न्यूक्लियस था, उसको क्या बोला उन्होंने, न्यूक्लियोइड बोला। क्या बोला, आप आगे इसमें टर्म देने रखिए, ऑर्गेनिज्म दैट हैव प्रोकैरियोटिक सेल आर यूनिसेलुलर एंड कॉल्ड प्रोकैरियोटिक। क्या पहला तो ये प्राइमेटिव टाइप का न्यूक्लियस था, और ये जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं जितने भी सिंगल आप देख सकते हो सेल वाले, जिसके पास सिर्फ सिंगल सेल है, वो किस में आएंगे, प्रोकैरियोटिक्स में आएंगे। यानी इसमें क्या आएंगे, हमारे सिंगल सेल वाले ऑर्गेनिज्म किस में आते हैं, प्रोकैरियोटिक में आते हैं। सिंगल सेल वाले कौन से हो सकते हैं भाई, आपके बैक्टीरिया हो जाएगा, मेनली जितने भी सारे बैक्टीरिया हो गए सारे किस में आते हैं, हमारे यूनिसेलुलर में आते हैं। ठीक है, बैक्टीरिया सारे किस में आते हैं, यूनिसेलुलर में आते हैं। उसके बाद जितने भी एनिमल्स, प्लांट्स आगे इनको कैटेगराइज कर देता है, फंजाई भी आगे मल्टी सेलुलर में आते हैं। आप फंजाई भी क्या होते हैं, आप देख सकते हो, ब्रेड को आप देखते हो तो उसमें क्या होता है, एक सेल थोड़ी ना, देखिए आप जब आपके आसपास देखते हैं ब्रेड को, उसमें क्या होता है, फुंफद आती है, फंजाई आती है, तो उसमें क्या होता है, काफ़ी दूर तक फंजाई उसको क्या करते हैं, डैमेज कर सकते हैं। तो इसका मतलब वो शो कर रही है फंजाई की आपके मल्टी सेलुलर है।
ठीक है। तो हमारे जो प्रोकैरियोटिक में क्या आता है, सिंगल सेल वाले थे, तो सिंगल सेल में आपको जितने भी बैक्टीरिया है वो सारे क्या आपके सिंगल सेल वाले, ठीक है। थोड़ा सही लिख देते हैं इसको, सारे बैक्टीरिया हमारे सिंगल सेल वाले किस में आएंगे, आपके सारे के सारे हमारे प्रोकैरियोटिक में आएंगे। तो इसमें क्या क्या होता है वो देखते हैं। ये प्रोकैरियोटिक सेल की स्ट्रक्चर है, इसको हम आगे डिफाइन करेंगे थोड़ा थोड़ा, ठीक है। पूरा मैं आपको पूरा अच्छे से डिफाइन करूँगी इसको। चलिए भाई, और क्या होता है इसमें, ट्रू न्यूक्लियस तो होता ही नहीं, हमने देख ही लिया। जेनेटिक मटेरियल हैज़ एन यूकैरियोटिक सेल डू, जैसे हमारे जेनेटिक मटेरियल हमारे जैसे यूकैरियोटिक सेल में होता है वैसा इसमें नहीं होता। इसमें जो होता है उसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोइड बोलते हैं। आपको यहाँ पे आएगा, इंस्टेड प्रोकैरियोटिक सेल्स दे हैव न्यूक्लियोइड रीजन which is irregular shaped region that contain DNA and is not surrounded by membrane and the cell wall is present in prokaryotic। चलिए ये मैं आपको मेरी भाषा में बताती हूँ, ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत कम देर का है, इतने से काम चलेगा नहीं हमारा। तो प्रोकैरियोटिक बात करते हैं, प्रोकैरियोटिक में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, सही बात है, नहीं होता। क्या होता है, न्यूक्लियस नहीं होता। प्रोकैरियोटिक को यहाँ लिखते हैं, क्या नहीं होता इसमें, थोड़ा सा मैं आपको डिस्क्रिप्शन बताती हूँ। प्रोकैरियोटिक जो सबसे पहले आता है, प्रो यानी प्राइमेटिव आए थे ना, आपको यहाँ पे मैं थोड़ा सा बता देती हूँ प्रोकैरियोटिक के बारे में। ये यहाँ आ गया, क्या नहीं होगा इनके अंदर, न्यूक्लियस नहीं होगा, पहली बात। जैसा हमारा न्यूक्लियस है, जेनेटिक मटेरियल है, वैसा हमारा नहीं, इनमें नहीं होगा। दूसरा क्या होगा इसमें, साइटोप्लाज्म एब्सेंट लिख देती हूँ, ठीक है। साइटोप्लाज्म तो होगा इनमें, वो तो ज़रूरी है ना। साइटोप्लाज्म नहीं हुआ तो इसके अंदर जो मैक्रोमोलिक्यूल्स हो गए, बायोमोलिक्यूल्स हो गए, वो ट्रैवल कैसे करेंगे, एक बैक्टीरिया को मूवमेंट में हेल्प कैसे करेंगे, तो इसमें क्या होगा, साइटोप्लाज्म होगा। इन चीज़ों के भी फंक्शन करने हैं। अब आपको ये भी तो पता नहीं साइटोप्लाज्म क्या होता है, वो भी हम पढ़ेंगे, क्योंकि अगर साइटोप्लाज्म पता ही नहीं होगा तो, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा था कि साइटोप्लाज्म क्या है, सीधे आई थी कि साइटोप्लाज्म क्या चीज़ है, तो वो भी तो आपको पता होना चाहिए। पर एक बार मैं बताती हूँ कि प्रोकैरियोटिक सेल में चीज़ें होती कौन कौन सी है जो मेनली आपको पढ़नी है। एक हो गया आपका साइटोप्लाज्म हो गया, फिर आगे राइबोसोम हो गया, फिर आपको इसका जेनेटिक मटेरियल, इसमें भी तो होगा ना जेनेटिक मटेरियल है, कैसे पता चलेगा भाई कि इसमें भी जेनेटिक मटेरियल है। सिंपल सा आप देख सकते हो, एक सेल इसमें बाइनरी फिजन होता है, कैसे एक सेल दूसरे में डिवाइड हो रही है, कैसे पैरेंट से उसकी प्रोजेनी बन रही है, तो वो बाइनरी फिजन के थ्रू बनती है। इसमें भी क्या होती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है हमारी, ठीक है। इसमें भी क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल होता ही हमारा, ठीक है। इसमें जितने भी हमारे यूकैरियोटिक सेल में ऑर्गेनेल्स है, सारे इसमें क्या होते हैं, एब्सेंट होता है। ऑर्गेनेल्स क्या होते हैं इसमें, एब्सेंट होते हैं, ठीक है। ये हमारे थोड़ा सा किसका बारे में था, प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में था। आगे इनके पढ़ेंगे साइटोप्लाज्म क्या होता है, न्यूक्लियस क्या होता है, राइबोसोम क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, ऑर्गेनेल्स क्या होते हैं, ये सब अब हम अभी पढ़ेंगे धीरे धीरे, ठीक है। अब आता है राइबोसोम। भाई राइबोसोम साइटोप्लाज्म में क्या होता है, प्रोकैरियोटिक में क्या होता है, घूमते रहते हैं। मैंने अभी बताया था कि राइबोसोम होता है, कौन से टाइप का होता है, 70 टाइप का। कौन से टाइप का आपका राइबोसोम है इसमें, 70 टाइप का। ह्यूमंस में पूछे जाए ना तो ह्यूमंस में किस टाइप का होगा, 80s टाइप का है। और हमारे प्रोकैरियोटिक सेल में पूछे तो 70s टाइप का क्या होता है, ये हमारी इसकी यूनिट होती है, ठीक है। सेडिमेंटेशन यूनिट बोलते हैं आप इसको, सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट बोलते हैं इसको, ठीक है। S4 सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट, एस की आप पूछे अगर आपसे बाद में अगर क्लास ले तो आपको पता भी तो होना चाहिए ना। सो सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट है हमारा S, तो 70s यूनिट होती है हमारे किसमें, राइबोसोम में होती है। क्या करती है भाई, जैसे आपको अभी मैंने पढ़ा था कि सेल के अंदर क्या होता है, हमारे बायोमोलिक्यूल्स होते हैं, कौन से, प्रोटीन हो गया हमारे, और क्या होगा, न्यूक्लिक एसिड हो गया हमारे, फिट लिपिड भी आएगा, फैट भी आएगा। तो हमारे जो मेन आप पूछे आपके, तो जो प्रोटीन बनाने का काम कौन करेगा, हमारे यही करेगा, कौन करेगा, राइबोसोम का। पूछा जाता है बार बार क्वेश्चन कि क्या काम करता है ये, प्रोटीन बनाने का काम करता है, ठीक है। तो स्टोन प्रोटीन नो इज नॉट एन एग्जैक्ट विद द न्यूक्लिक एसिड। हमारे अंदर क्या होता है भाई, हमारे डीएनए होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है, तो वो क्या होता है, एक प्रोटीन होता है, वो उससे बाउंड होता है, ओक्टेन की फॉर्म में क्या होता है, हमारे जेनेटिक मटेरियल उससे बाउंड होता है। पर किस में नहीं होता, प्रोकैरियोटिक में नहीं होता, क्योंकि वो एडवांस ही नहीं है ना, उन्हें वो तो स्टार्टिंग में आए, उनसे हम सीखेंगे ना, उनसे क्या कि हमें किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, वो हम किससे सीखे, जो हमसे पहले उनसे उन्हीं से सीखेंगे ना कि इस चीज़ की कमी है तो हमें ये पूरी करनी चाहिए। तो ये पहले इनके पास चीज़ों की क्या थी, कमी थी, और धीरे धीरे वो हमारे यूकैरियोटिक्स ने क्या कर लिया, अडेप्ट करते लिए, उनके अंदर क्या हुआ, वो डेवलप हो गया।
तो सच टाइप ऑफ सेल्स इज फाउंड इन बैक्टीरिया। चलिए अभी हमने पढ़ा था किस में होती है आपके प्रोकैरियोटिक सेल किस में होती है, क्वेश्चन आप अच्छे से देखना, ठीक है। किस में होगी, बैक्टीरिया में होगा आपके। दूसरा आपके ब्लू ग्रीन एल्गी में होगा है। प्रोकैरियोटिक सेल इंक्लूड बैक्टीरिया हो गया आपके, आर्के बैक्टीरिया हो गए, बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया। इसमें हमारे बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, आर्के बैक्टीरिया 3 डोमेन्स है, उसमें से हो गया हमारा ये 2 ऑफ द 3 डोमेन्स ऑफ लाइफ। द सेल देर आर सेल वर फर्स्ट फॉर्म ऑन द लाइफ। ये छोड़ो मैं बताती हूँ। सबसे पहले जो आपके बैक्टीरिया आया था ना, कौन सा आया था, आर्के बैक्टीरिया, ठीक है। आर्कियोलॉजी आप स्टडी पढ़ते हो ना, आर्कियोलॉजी किसके, भाई हमें पुरानी चीज़ों की स्टडी करनी है तो आपको आर्कियोलॉजी, या तो आप आर्कियोलॉजिस्ट बनोगे, आपको आर्कियोलॉजी वो ब्रांच में जाना पड़ेगा। तो जो सबसे पहले बैक्टीरिया आया था उसी से आर्के जो वर्ड आ गया आपका, आर्के बैक्टीरिया आया था, ठीक है। ठीक है, आर्के बैक्टीरिया जो हमारे अर्थ पे सबसे पहले आया था वो कौन सा था भाई, हमारे ये हमारे आए थे अर्थ पे, कौन से आए थे, ये वाले आए थे, आर्के बैक्टीरिया जी आए थे। उसके बाद हमारे यू बैक्टीरिया आए, बैक्टीरिया बन गए। फिर उसके बाद धीरे धीरे हमारे एमीबा बन गया, पैरामीशियम बन गया। उसके बाद हमारे ऑर्गेनिज्म, अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिज्म बनते गए। तो ये हमारे किसके बारे में था, प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में। ऐसे अब हम किसके बारे में पढ़ते हैं, यूकैरियोटिक सेल के बारे में। अभी तो हम सिर्फ इतना पता चले कि प्रोकैरियोटिक में क्या होता है, यूकैरियोटिक में क्या होता है। धीरे धीरे इनके अंदर वाली चीज़ों को भी तो पढ़ना है, चाहे वो साइटोप्लाज्म, चाहे प्रोकैरियोटिक का हो, चाहे यूकैरियोटिक का हो, हमें पढ़ना तो पड़ेगा ना कि होता क्या। जेली जैसे सब्सटेंस पूछा जाए तो क्या बोलोगे आप, साइटोप्लाज्म। जैसे आप जेली वाली जो टॉफी खाते हो, थोड़ी होती है ना गाढ़ी सी, चिपचिपी सी होती है, तो वैसे ही हमारा क्या होता है, साइटोप्लाज्म होता है। तो क्या काम करता है, हमारे जो सेलुलर एक्टिविटी, जितनी भी सेल में एक्टिविटी होती है, जैसे प्रोटीन बन गया है उसको ट्रांसफ़र करने का काम हो गया, फिर फैट बन गया उसको ट्रांसफ़र करने का काम हो गया। सेल में अगर कोई सेल अच्छे से काम नहीं कर रही है, अगर सेल के अंदर पानी की कमी होगी तो बाहर से उसके अंदर सेल के अंदर लाने का है। सेल को क्या करते हैं, अगर कोई चीज़ की सेल के अंदर कमी हो रही है, ज़्यादा एक्सेस हो रही है, तो सेल को उसके अंदर बाहर निकालने का काम, जो सारा किसका है, साइटोप्लाज्म का। तो हम साइटोप्लाज्म के बारे में तो पढ़ेंगे। पहले पर हमें इतना पता होना है क्या चीज़ पढ़नी है, प्रोकैरियोटिक सेल पढ़नी है, यूकैरियोटिक सेल पढ़नी है, फिर इनके अंदर क्या क्या है वो भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। अब आ गए हमारे दूसरी सेल आ गई यूकैरियोटिक सेल, ठीक है। प्रोकैरियोटिक आ गई, हमारे अब हो गई यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक एडवांस में आ गई, तो इसमें क्या होगा भाई, वेल डेवलप क्या होगा आपका, न्यूक्लियस होगा। उसमें क्या हो गया आपके, उस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी, फिर उसके बाद साइटोप्लाज्म हो गया, साइटोप्लाज्म फिर एक बार मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है। तो इजी सा वैसे आप, ये हमारे यूकैरियोटिक सेल है, ठीक है। आप देख रहे हो ना, तो ये जो बाहर वाली बाउंड्री होगी ये तो क्या होगी, सेल वॉल होगी आपकी, इसके अंदर आपकी सेल मेम्ब्रेन होगी। ये जो बड़ा सा दिख रहा है ये तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका। जेनेटिक मटेरियल कहाँ छुपा हुआ है, यहीं पे छुपा हुआ है। ये क्या आपका, हमारा न्यूक्लियस हो गया। न्यूक्लियस के अंदर फिर एक चीज़ होती है, न्यूक्लियोप्लाज्म हो गया हमारा। इससे क्या होता है हमारे, इसी से हमारे क्या होती है, जो बाहर आया ये हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया। इससे फिर एक चीज़ बनती है, वो बनती है गोल्जी बॉडी। तो गोल्जी बॉडी का कुछ पार्ट क्या होता है, रह जाता है, तो वो क्या बनाता है आपको, लाइसोसोम बना लेगा। तो ये तो पूरा चीज़ क्या है, एक दूसरे से लिंक है ऐसे, ठीक है। ये इनके सारे फंक्शन हमें एक ही साथ करेंगे, ठीक है। फिर ये आपको दिख रहा है माइटोकॉन्ड्रिया, जिससे आपके एग्जाम में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर कुछ बॉडीज हो जाती है, पेरोक्सिसोम हो गया आपके, ये आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मैंने बता ही दिया था। ये अब बाहर वाले सेल मेम्ब्रेन हो गई। राइबोसोम हमने अभी पढ़ना है, छोटे छोटे हमारे यूकैरियोटिक्स में किस टाइप के होते हैं, एटीएस टाइप के होते हैं। फिर हमारा इंटरमीडिएट फिलामेंट्स होते हैं, इसमें स्पोर्ट के लिए फिलामेंट्स होते हैं ना, फाइबर्स होते हैं, फिलामेंट्स हो गए, किस लिए चाहिए, पूरे स्केलेटन बनाने के लिए। तो हमारे सेल के अंदर भी होते हैं, स्केलेटन सिस्टम वो होता है हमारा, फिलामेंट्स होते हैं, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स हो गए। ये हमारा खाली जो इसमें लिक्विड है, ये साइटोप्लाज्म हो गया। माइक्रोट्यूबुल्स हो गए, ये भी हमारे क्या होते हैं, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स टाइप ही होते हैं ये भी। फिर लाइसोसोम हो गया, जो सुसाइडल बैग हो गया हमारा। फिर माइक्रोफिलामेंट हो गए, छोटे मैक्रो माइक्रो सारे टाइप के फिलामेंट, ताकि शेप की सेल क्या रह सके, शेप अच्छे से रह सके, ठीक है। ये तो हमारे सेल के सारे हमें पढ़ना है। ये आपको अगर पूरा पूछे ना कि आपको सेल बायोलॉजी में क्या पढ़ना है, तो ये आपको ये सारे चीज़ें पढ़ने की, सेल मेम्ब्रेन क्या होती है, न्यूक्लियस क्या होती है, न्यूक्लियोप्लाज्म क्या होता है, क्रोमेटिन यानी क्रोमोसोम क्या होता है, न्यूक्लियर एनवेलप क्या होता है, कहाँ होता है, गोल्जी एप्परेटस का क्या काम है, वैक्यूल का क्या काम है, माइटोकॉन्ड्रिया का क्या काम है, पेरोक्सिसोम का क्या काम है आपके, फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या काम है। ये सारे हमें फंक्शन, ज़्यादा नहीं इनके फंक्शन। अभी तो आपको लग रहा है कि मैम कब से कितना पढ़ा दिया अपने, अब मैं ये चीज़ें आपको टर्म्स आपको ईजिली याद रह जाए, इसलिए मैं बार बार बोल रही हूँ, बस इतना ही पढ़ना है। अगर ओवरऑल आपको इस चैप्टर का व्यू देखे ना, तो सिर्फ क्या है भाई, इतना ही पढ़ना है, ठीक है। बस ये डायग्राम आपको याद हो गया, बस इनके 2-2 3-3 फंक्शन पढ़ने, पूरा चैप्टर सेल बायोलॉजी आपके हाथ में है फिर तो, है। तो ये हमें पूरा पढ़ना है।
पहले इससे पहले हम क्या पढ़ लेते हैं, यूकैरियोटिक सेल, क्योंकि उस सेल के अंदर ही क्या है भाई, ये सारी चीज़ें हैं और सब चीज़ों को हमें पढ़ना है। पर इससे पहले हम पढ़ते हैं यूकैरियोटिक सेल, कि यूकैरियोटिक सेल के अंदर क्या होता है भाई, कंटेन है न्यूक्लियस, आपको दिख रहा है न्यूक्लियस आ गया ना, ये रहा। न्यूक्लियस के अंदर भी कितनी चीज़ है भाई, उसकी कवरिंग है, फिर उसके अंदर भी उसके अंदर भी एक प्लाज्मा है, आप उसके अंदर भी एक लिक्विड है, उसको न्यूक्लियोप्लाज्म बोल दिया। उसके अंदर भी एक क्या हमारा जेनेटिक मटेरियल है, उन सब के बारे में भी हमें पढ़ना है। तो क्या करता है, कंटेन करता है हमारा न्यूक्लियस करते हैं। ऑर्गेनल्स आपने दिख ही रहा है कितने टाइप के ऑर्गेनल्स हो गए, राइबोसोम, हमारे लाइसोसोम हो गया, हमारे न्यूक्लियस हो गया, गोल्जी एपेटाइटिस, वैक्यूल, माइटोकॉन्ड्रिया, पेरोक्सिसोम, अगर प्लांट है तो क्लोरोप्लास्ट हो जाएगा आपका, प्लास्टिड आ जाएगा। तो ये क्या हो गए, उसमें ऑर्गेनल्स हो गए आपके, और होते हैं विच इनक्लोज बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन। हाँ जी, हमें दिख रहा है किसमें, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। पर ये आपके बैक्टीरियल में भी क्या होती है, आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, ऐसी बात नहीं, उसमें भी होती है, उसमें सेल वॉल भी होती है। पर हमारे क्या होते हैं, एनिमल्स में सेल वॉल नहीं होती, पर किस में होती है, प्लांट्स में होती है, वो भी हम पढ़ेंगे। पर अभी ओवरऑल आपको इतना ही पढ़ना है, ठीक है, सेल बायोलॉजी में। अगर ये इसके सारे फंक्शन याद हो गए तो आपको सेल बायोलॉजी कवर हो जाएगी। फिर आता है ऑर्गेनिज्म दैट हैव यूकैरियोटिक सेल इंक्लूड, हमारे कौन से में आएगी भाई, हमारे यूकैरियोटिक्स में कौन कौन से आते हैं। पहला प्रोटोजोआ, जिसमें आप अमीबा को देखते हो ना, जो आपकी अपनी शेप चेंज करता रहता है, स्यूडोपोडिया बनाता है, क्यों भाई, अपना खाने के लिए हैं। तो झूठे फाल्स फेर होते हैं ना, किसमें, हमारे अमीबा में, तो वो किसमें आता है, प्रोटोजोआ। ये क्या होता है, ये हमारे सिंगल सेल वाले होते हैं, ये इसमें क्या होते हैं, सिंगल सेल होती है। पर होता क्या है भाई, ये होता हमारे यूकैरियोटिक है। ये क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट है, जितने भी आपको प्रोटोजोआ है सारे क्या होते हैं, सिंगल सेल वाले होते हैं। पर इसमें क्या होता है, इसमें जो ऑर्गेनल्स होते हैं, इसमें ऑर्गेनल्स आ जाते हैं आपके, इसमें क्लोरोप्लास्ट आ जाता है, तो ये क्या होता है, एडवांस हो जाता है। तो ये आता किसमें, यूकैरियोटिक में आता है। तो आपके प्रोटोजोआ सिंगल सेल वाले होते हैं। फिर आपके एल्गी हो गई, स्लाइम मोल्ड्स हो गए, ये किसका पार्ट है, स्लाइम मोल्ड भी प्रोटोजोआ का ही पार्ट है, ठीक है। एल्गी हो गई, फंजाई हो गई, प्लांट हो गए, एनिमल्स हो गए, ये सारे क्या हो गए भाई, हमारे मल्टी सेलुलर हो गए। कि दीज ऑर्गेनिज्म आर ग्रुप्ड इनटू बायोलॉजिकल डोमेन। आपके 5 डोमेन है बायोलॉजिकल, आप देखेंगे, हम देखेंगे क्या देखें, हम देखें सबसे पहले मोनेरा, फिर आता है आपका एपोटिस्टा, फिर आता है आपका फंजाई, फिर आता है आपका प्लांट, फिर आता है एनिमल। 5 किंगडम, उनको हम देखेंगे। उसमें आप जो पहला किंगडम है मोनेरा, जिसमें आता है आपके बैक्टीरिया, वो सिर्फ क्या है, वो सिंगल सेल वाले हैं। और प्रोटिस्टा भी सिंगल सेल वाला है, जिसमें क्या आता है, आपके प्रोटोजोआ आते हैं। जो आपके बीमारी देखते हो ना, मलेरिया, कौन सी डिजीज होती है, प्रोटोजोअल डिजीज होती है, तो वो किस में आते हैं, प्रोटिस्टा में आते हैं। तो वो भी क्या होते हैं, सिंगल सेल वाले होते हैं। आज मुझे लगता है आपको थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा, पर बहुत ही इजी पोर्शन है। सिर्फ आपको इस एनालाइज करना हो इस क्लास का, तो आपको क्या पढ़ना है, सिर्फ सोचना है कि हमें सिर्फ इतना ही पढ़ना है। कल जो क्लास होगी ना, उसमें आपको बहुत शॉर्ट फॉर्म में हम क्या करेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन करेंगे, हम साइटोप्लाज्म के बारे में पढ़ेंगे, न्यूक्लियस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। फिर आगे हमारे यूकैरियोटिक के आगे, अब प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में आपको डिफरेंस देखिए, आपको मैं यहाँ पे दिखाती हूँ, ठीक है। आपको न्यूक्लियस दिख रहा है, यहाँ कोई न्यूक्लियस नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा ना, इन दोनों इस सेल है, एक साथ कंबाइन करके आपको डायग्राम में बताए गए। यहाँ देखो आपके न्यूक्लियस है, कितना अच्छे से है, इसके अंदर न्यूक्लियस है, ये कितना अच्छे से। फिर आपके ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपके हैं, फिर आपके माइटोकॉन्ड्रिया, इधर ये गोल्जी एपेटाइटिस हो गया आपके, ये आपके माइटोकॉन्ड्रिया वाला हो गया, ये लाइसोसोम हो गया। ये सारे ये आपको कहीं दिख रहे हैं, किसमें भाई, यूकैरियोटिक में नहीं है। डीएनए तो दोनों में ही है, राइबोसोम दोनों में है, सेल वॉल भी दोनों में है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों में, साइड, ये इतनी सारी चीज़ तो क्या हमारे दोनों में, ठीक है, ये हमारे दोनों मिले। पर जो ये सारी एक्स्ट्रा चीज़ बच गई, ये आपको उसमें तो नहीं दिख रही ना, लाइसोसोम हो गया आपका है, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सारी किस में नहीं है, हमारे प्रोकैरियोटिक में, यूकैरियोटिक में नहीं है, प्रोकैरियोटिक में तो, यूकैरियोटिक में है ये, प्रोकैरियोटिक में नहीं है, ठीक है। तो ये हम क्या है, थोड़ा पता चल गया कि हमारे प्रोकैरियोटिक में क्या होता है, यूकैरियोटिक में क्या होता है ना। तो एक बार मैं बताती हूँ कि हमारे प्रोकैरियोटिक में आपको राइबोसोम मिलेगा, डीएनए मिलेगा, चाहे वो प्रोकैरियोटिक हो या यूकैरियोटिक, राइबोसोम भी प्रोकैरियोटिक हो या यूकैरियोटिक हो, सेल वॉल मिलेगी आपके, दोनों में मिलेगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी दोनों में मिलेगी, और साइटोप्लाज्म भी दोनों में मिलेगा। दोनों में क्या नहीं मिलेगा, सिर्फ यूकैरियोटिक में आपको क्या मिलेगा, सिर्फ मिलेगा, किस में नहीं मिलेगा, इसमें तो मिलेगा ही नहीं हमें, क्योंकि हम एडवांस आ गए, एडवांस में आपके राइबोसोम भी एडवांस होंगे, ये एटीएस के आ जाएंगे, होते तो दोनों में ही है, पर इसमें क्या है, एटीएस के आ जाएंगे, इसमें आपके 70s के आ जाएंगे, इसमें आपके गोल्जी एपेटाइटिस आ जाएगा, फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आ जाएगा, फिर आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन, फिर माइटोकॉन्ड्रिया, फिर साइटोप्लाज्म, फिर लाइसोसोम, ठीक है। ये हमारा हो गया यूकैरियोटिक सेल के बारे में। ये होती है हमारे सेल लार्ज होती है भाई, सही है, अगर चीज़ें ज़्यादा होगी तो वो क्या होगा, बड़ा होगा अपने आप ही ना। तो हमारे क्या होगी, यूकैरियोटिक सेल बड़ी होती है साइज में, किसके कंपैरिजन में भाई, प्रोकैरियोटिक है। कॉम्प्लेक्स भी होती है, सही बात है, इतनी चीज़ें हैं, इसको मेंटेन करने के लिए कॉम्प्लेक्सिटी तो अपने आप ही आएगी ना। और हमारे क्या, ये देखो 15 टाइम्स वाइडर होती है, चौड़ाई में क्या होती है 15 गुणा किससे होती है, बड़ी होती है, किससे भाई,
प्रोकैरियोटिक सेल से, ठीक है। साइज में बड़ी होती है, चौड़ाई में होती है, और बड़ी कितनी होती है, ग्रेटर कितनी होती है, वॉल्यूम में 1000 टाइम्स क्या होते हैं, ग्रेटर होती है। किससे, हमारी प्रोकैरियोटिक सेल से। कौन सी, यूकैरियोटिक सेल। तो आपको देखना है कि हमारे बड़ी होती है यूकैरियोटिक सेल, कॉम्प्लेक्स होती है। क्यों होती है, आपको रीज़न तो आपको अपने सामने दिख रहा है ना। अब इतनी ज़्यादा चीज़ें होंगी तो चौड़ाई भी बढ़ेगी उसकी, क्या होगी, और उसकी मोटाई भी बढ़ेगी, सब चीज़ बढ़ेंगी ना इतना, अगर चीज़ें एक ही सेल में आएगी तो ये हमारी प्रोकैरियोटिक सेल हमारी लार्ज होती है, कॉम्प्लेक्स होती है, 15 टाइम्स क्या होती है, हमारे प्रोकैरियोटिक कंपैरिजन में वाइड होती है, चौड़ाई में होती है, और हमारे 1000 टाइम क्या होते हैं, वॉल्यूम में क्या होते हैं, वॉल्यूम क्या होता है, जिस चीज़ में कितना मास, और हमारे इसमें क्या होती है, वॉल्यूम होता है। वॉल्यूम क्या होता है, हमारे उसमें कितना मास है, उसकी डेंसिटी कितनी है, उस बेस पे हम वॉल्यूम को डिफाइन करते हैं, तो उसका वॉल्यूम भी क्या होता है, ज़्यादा होता है। ये हमारे किसके बारे में था, यूकैरियोटिक सेल के बारे में था। अब देखते हैं यूकैरियोटिक सेल कंटेन ए वैरायटी ऑफ स्ट्रक्चर। सही है भाई, अभी पढ़ा ही था ना कि ऑर्गेनल्स बोलते हैं उसको, कि बहुत सारे स्ट्रक्चर तो होती है अलग अलग टाइप की। जैसे हमारे बॉडी में ऑर्गन होता है ना, आप ऑर्गनल और ऑर्गेनल्स में आप डिफ्रेंशिएट करना कि एक सेल के अंदर जो चीज़ें पाई जाती है वो तो क्या हो गई, हमारे ऑर्गेनल्स हो गए। पर बहुत सारे सेल मिलकर टिश्यू बनाते हैं, टिश्यू जो चीज़ें बनाती है वो क्या बनाती है, आपके ऑर्गन। तो कन्फ्यूजन मत होना, ऑर्गन अलग है, ऑर्गेनल अलग है, ठीक है। थोड़ा सा वर्ड में डिफरेंट है आपका, बस ये ऑर्गन है, ऑर्गन क्या होती है, बड़ी चीज़ है, हर ऑर्गेनल क्या होगी, छोटी चीज़ होगी। ये सेल के अंदर है, और ये सेल, इनसे सेल मिलके ये बनाती है, ठीक है। परफॉर्म वेरियस फंक्शन ऑफ लाइफ, आप देखेंगे विद इन ए सेल, ठीक है। अब सेल वॉल हम कल से पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज हमने कल इसलिए हम पढ़ेंगे, सेल वॉल के फंक्शन पढ़ेंगे, सेल मेम्ब्रेन पढ़ेंगे, फिर हम साइटोप्लाज्म पढ़ेंगे, फिर हम क्या पढ़ेंगे, फिर हम न्यूक्लियस पढ़ेंगे, फिर न्यूक्लियस के बाद हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ेंगे, फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाद हम क्या पढ़ेंगे, गोल्जी apparatus, फिर लाइसोसोम, फिर हमारा पढ़ेंगे हम वैक्यूल पेरोक्सिसोम, छोटे छोटे फिर माइक्रोफिलामेंट्स आगे उनको पढ़ेंगे, फिर हमारा पूरा सेल कवर हो जाएगा। तो आज हमने क्या पढ़ा था कि सेल क्या होता है, किसने दी थी, लिविंग सेल हमारे लीवन हुक ने दी थी, डेड दी थी रॉबर्ट हुक ने, ठीक है, इतना पढ़ा हमने। फिर हम प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल पढ़े, इनके डिफ्रेंशिएट पढ़ ले कि हाँ प्रोकैरियोटिक में क्या होता है, यूकैरियोटिक में क्या होता है। तो आपको कैसी लगी क्लास आप बताना कमेंट्स बॉक्स में, और आप शेयर करें और सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक भी करें, ठीक है। हमें उम्मीद है आप करेंगे, क्योंकि आप अगर इतना करेंगे तो हम आपको और अच्छा देने की ट्राई करेंगे ना। थैंक यू सो मच, कल मिलते हैं फिर।